Hello everyone, welcome back to our channel Study with Entomologist. In the previous video we have completed the foregut part of digestive system, and in today we will again continue the midgut. So as we all know, it is a tubular part of the alimentary canal, also known as the ventriculus. It have regional differentiation at the two level. The first is anatomical level and the seven is cellular level. तो अगर हम इंसेक्ट की बात करें तो हेट्रोप्टेरा में अगर हम देखेंगे तो उसकी एनाटॉमी के बेसिस पे ही हम उसके मिडगट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम डिप्टेरा पे जाएंगे तो उसके मिडगट में सेलुलर लेवल पे भी हमें क्या दिखता है, डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। अब जहाँ पे फोरगट और मिडगट आपस में मिलते हैं, वो जो जंक्शन होता है वहाँ पे क्या होते हैं, कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को सीका कहा जाता है या फिर गैस्ट्रिक सीका कहा जाता है। ठीक है, अब ये गैस्ट्रिक सीका का जो नंबर होता है वो वेरी करता है। जैसे क्रिकेट्स और सम डिप्टेरेंस में 2 सीका होते हैं। एक्रिडिडे में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, 6 होते हैं। कॉकरोच एंड लार्वल क्यूलिसिडे में 8 नंबर ऑफ सीकास पाए जाते हैं। लाइकवाइज कोलियोप्टेरा और जो हेट्रोप्टेरा होते हैं वहाँ पे नंबर ऑफ सीका पाए जाते हैं। ठीक है, इन सीका का काम क्या है, सीका का काम है ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाना। ठीक है, चाहे तो वो कोई भी एक्टिविटी हो, डाइजेशन की एक्टिविटी हो, एब्जॉर्प्शन की एक्टिविटी हो, अकॉर्डिंग टू इंसेक्ट इसकी एक्टिविटी भी क्या करती है, वेरी करती है। देन हम बात करेंगे मिडगट सेल वर्क की। ठीक है, तो इसके 2 काम हैं। पहला तो काम क्या है, एंजाइम का सिक्रेशन करवाना फॉर द डाइजेशन, और दूसरा जो इसका काम है, जो भी मटेरियल डाइजेस्ट हुआ है वो चाहता है कि इसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन मिडगट में ही हो जाए। तो 2 काम है, सिक्रेशन ऑफ एंजाइम एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट इन मिडगट सेल ओनली। ठीक है, अब मिडगट की जो मेजॉरिटी ऑफ सेल्स होती हैं वो कॉलमनार होती हैं। कॉलमनार मतलब इस टाइप की कॉलम जैसी होती हैं, लंबी लंबी, या टॉल बोल सकते हो तुम। और इन सारी सेल्स को क्या प्रोवाइड की जाती है, माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई क्या है, फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, छोटे 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 बहुत सारे फोल्ड्स हैं। तो पूरी मिडगट पे एक तो वो टॉल सेल्स बनाए जाएंगे और उन टॉल सेल्स पे भी माइक्रोविलाई लगाए जाएंगे। क्यों, माइक्रोविलाई का काम, हम चीज़ें जितनी छोटी करते जाएंगे उसका सरफेस एरिया उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो इससे क्या होता है, नंबर ऑफ माइक्रोविलाई होने से जो मिडगट होती है उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, एब्जॉर्प्शन किया जाता है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे ये पाया जाता है। तो इन सेल्स में मेजॉरिटी ऑफ 2 सेल्स हैं। पहली जो सेल्स हैं उनको एंटेरोसाइट्स कहा जाता है, दूसरी जो सेल्स हैं उनको एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स कहा जाता है। ठीक है, तो एंटेरोसाइट्स को क्या कहा जाता है, बेसिकली कॉलमनार सेल्स यही हैं, और मिडगट की जो प्रिंसिपल सेल हैं वो भी यही हैं। इनका काम है डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो भी हैं उनका सीक्रेट करवाना, और जो न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन है वो भी एंटेरोसाइट्स के थ्रू ही होता है मिडगट में। ठीक है, अब जो दूसरी कैटेगरी है वो है एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स। तो इनका काम क्या है, ऑब्वियसली एंडोक्राइन है तो इनका काम क्या होगा, सिक्रेटरी इन नेचर होगा। तो ये हॉर्मोन्स को सीक्रेट करेंगी, उनका रेगुलेट करेंगी, और मिडगट के जितने भी फंक्शंस हैं उन सबको देखने का काम भी यही करती है। ठीक है, और दूसरी ये क्या बनाती है, इंटेस्टाइनल स्टेम सेल्स बनाती हैं। तो स्टेम सेल्स मतलब जो इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट्स होती हैं, या फिर स्टेम सेल्स का यूज़ करके हम होल जो ऑर्गेनिज्म है उसको दोबारा से जनरेट कर सकते हैं। तो ये स्टेम सेल्स कौन प्रोड्यूस करता है, एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स प्रोड्यूस करती है, जबकि एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन का काम कहाँ से होता है, एंटेरोसाइट से होता है। ठीक है, अब इन्हीं इंटेस्टाइनल स्टेम सेल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो, सिंगल सिंगल होंगी, अगर इंडिविजुअल प्रेजेंट होंगी तब तो इनको स्टेम सेल्स कहा जाएगा, लेकिन अगर ये ग्रुप्स में प्रेजेंट हो जाएंगी, बहुत सारे स्टेम सेल्स अगर एक साथ प्रेजेंट हो जाएंगी तब इनको क्या कहा जाता है, नीडी सेल्स कहा जाता है। पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, नीडी सेल्स। तो ये नीडी सेल्स बेसिकली हैं क्या, इट इज़ द ग्रुप ऑफ इंटेस्टाइनल स्टेम सेल्स इज नोन एज नीडी सेल्स। ठीक है, अब ये नीडी सेल्स क्यों ज़रूरी होती है, तो जैसे कुछ बीटल्स हैं वहाँ पे नीडी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ पैपिलाई ऑन द आउटसाइड ऑफ मिडगट रेस्ट्रिक्टेड टू द क्रिप्ट। तो ये सपोज है तुम्हारा क्या है, ये मिडगट जा रहा था, ये यहाँ पे हीमोसील है नीचे की साइड्स को। ठीक है, क्रिप्ट है मतलब ये जो तुम्हारा थोड़ा गड्ढे जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको क्रिप्ट कहा जाता है पूरा। अब उसने क्या कहा है कि इंटेस्टाइनल जो नीडी है ये इन द फॉर्म ऑफ पेपिलाई दिखती है। ठीक है, तो दिख रहा है ये पूरा
ये पेपिला जैसा बना हुआ है, ठीक है। तो इनको क्या कहा जाता है, रीजनरेटिव सेल्स भी कहा जाता है। ये दोबारा से क्या कर सकती है, ऑर्गन्स का रीफॉर्मेशन कर सकती है, इसीलिए स्टेम सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इधर वर्टिब्रेट्स की बात करो, इनवर्टिब्रेट्स की बात करो, ठीक। तो ये बीटल्स में याद रखना किस फॉर्म में दिखती है, पेपिले की फॉर्म में दिखती है, ठीक है। अब एक और मॉडिफिकेशन आता है किसमें, जो लेपिडोप्टेरन्स लार्वी होती हैं उनके मिडगट में। तो तुमने जब भी मिडगट पढ़ा होगा तो उसमें तुमने पढ़ा होगा उसमें गॉबलेट सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो स्पेशल सेल्स होती हैं ये प्रेजेंट होती हैं लेपिडोप्टेरा के लार्वा में, ठीक है। अब इन गॉबलेट सेल्स का काम क्या है, देख रहे हो, ये डायग्राम है। ये जो तुम्हें दिख रही है ना, ये मिडगट में, ये हीमोसील से नीचे यहाँ पे कुछ सेल्स का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। यहाँ पे है ओपनिंग टू, यहाँ से मिडगट के लिए सेल्स की ओपनिंग होगी, ये पूरी कैविटी होगी। यहाँ बहुत सारे माइट्रोकॉन्ड्रिया लगे पड़े होते हैं, न्यूक्लियस, इनका अपना सा न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है। तो ल्यूमिनल सेल्स मेम्ब्रेन इज इन्वेजिनेटेड टू फॉर्म अ फ्लास्क शेप्ड कैविटी बियरिंग माइक्रोविलाई होती है उनमें बहुत सारी। तो ये जो तुम्हें दिख रहा है ये सारा स्ट्रक्चर, ये क्या है, माइक्रोविलाई का स्ट्रक्चर है। तो जो हमारी गट वॉल, इंसेक्ट की जो गट वॉल होती है उसकी लैमिना ही क्या हो जाती है, फ्लास्क शेप्ड में कन्वर्ट हो जाती है। और इनका काम क्या है, हमें पता है लेपिडोप्टेरा के लार्वा का जो मिडगट होता है उसका पीएच कैसा होता है, अल्कलाइन होता है, बहुत हाई पीएच होता है, 8 to 10 लेपिडोप्टेरा और ट्राइकोप्टेरा में। कौन इसको मेंटेन करके रखता है, तो इस अल्कनाइजेशन का जो रीज़न है वो है ये गॉबलेट सेल्स, ठीक है। तो गॉबलेट सेल मीडिएटेड द अल्कलाइजेशन ऑफ द मिडगट वाया पोटेशियम एंड 2 हाइड्रोजन एंटीपोटर ड्राइवन बाय द इलेक्ट्रोनेगेटिव ATPase। तो यहाँ पे क्या है ना, जो सपोज दैट यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन होगी, तुम्हारी मिडगट की यहाँ पे मेम्ब्रेन है, ठीक है। इस मेम्ब्रेन में लगे हैं एंटीपोटर। एंटीपोटर का मतलब क्या होता है, ये यहाँ पे प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन होते हैं का मतलब, एंटीपोटर का मतलब है ये बोथ डायरेक्शन में 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल का क्या करवा सकते हैं, ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। इसका मतलब अगर 2K+ अंदर आया तो ये H+ को बाहर भेज सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही H+ बाहर चला गया और या फिर अंदर या फिर बाहर भेजा 2K+, अंदर भेजा H+, तो जैसे ही मिडगट में बहुत सारा पोटेशियम आयन आया तो ये क्या करेगा, ऑब्वियसली ये एक अल्कली मटेरियल है तो ये वहाँ पे अल्कलाइजेशन क्रिएट करवाएगा, मोर बेसिक इन्वायरमेंट को वहाँ पे क्रिएट करवाएगा। तो याद रखना लेपिडोप्टेरा एंड ट्राइकोप्टेरा का मिडगट अल्कली क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। दीज आर स्पेशलाइज्ड flask shaped cells present in the midgut of Lepidoptera. They mediated the alkalizations of the midgut via the potassium hydrogen antiporter, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव ATPase का काम किया जाता है, क्योंकि एंटीपोटर है तो वो क्या करती है, एक्टिवली वहाँ पे पार्टिसिपेट करती है, यहाँ पे पैसिवली नहीं, एक्टिवली यहाँ पे क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। इसीलिए इनको यहाँ पे ATPase की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, ठीक। तो ये एक सिंपल सा उसका डायग्राम ही है कि सपोज दैट ये गट ल्यूमेन है, ये गट सेल साइटोप्लाज्म है, 2H+ आया साइटोप्लाज्म की तरफ को और 2K+ गया गट ल्यूमेन की तरफ को। तो जैसे ही 2K+ गट ल्यूमेन की तरफ को चला जाएगा वहाँ अल्कलिनिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब सबसे अच्छा मॉडिफिकेशन जो हम मिडगट का पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन का, है ना। कि जो भी हमने इतना पढ़ा हुआ होता है कि जो भी सॉलिड फीडर्स होते हैं उनके अंदर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको हम पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन कहते हैं। बेसिक काम इसका हमें पता होता है कि इसका बेसिक फंक्शंस क्या है, कि जो भी सॉलिड पार्टिकल है उसके एब्रेशन से मिडगट की वॉल्स को बचाने के लिए इस पेरिट्रॉफिक इन्वेलप्स का निर्माण हुआ है, ठीक है। अभी पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन बेसिकली है क्या, इसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन, पहले तो ये नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, एपिडर्मिस से ओरिजिनेटेड नहीं है, जस्ट बना हुआ है, इसीलिए नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है। और ये जो मिडगट की ल्यूमेन है इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक। तो इसके दूसरे नाम क्या है, पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन तो जनरल नेम हो गया, इसको पेरिट्रॉफिक एनवेलप और द पेरिट्रॉफिक मैट्रिक्स भी कहा जाता है। तो कंफ्यूज मत होना, सारे इसके ही नाम हैं। अब इसकी जो सेल बनी हुई है, जो लेयर ये बनी हुई है, ये किसकी बनी हुई है, ये बनी हुई है पेप्टाइडोग्लाइकेन जेल की
और उसके साथ काइटिन के माइक्रोफाइब्रल्स होते हैं। मैंने ऑलरेडी कहा ना, इसका एपिडर्मिस से कोई कनेक्शन नहीं है, इसीलिए इसको नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर्स का है। दूसरा, इसकी जो सेल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन जेल की बनी होती है और उसके साथ कुछ काइटिन के माइक्रोफाइब्रल्स होते हैं। और कौन सा काइटिन अबंडेंट होता है इसमें? अल्फा टाइप का जो काइटिन होता है वो सबसे ज़्यादा अबंडेंट होता है इन पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन। इस पॉइंट को भी याद रखना। देन याद रखना, मेजर प्रोटीन्स जो पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन में होती है उनका नाम क्या है? पेरिट्रॉफिन्स। पेरिट्रॉफिक से ही उन प्रोटीन्स का नाम पड़ा है, उनका नाम है पेरिट्रॉफिन्स। और ये जो पेरिट्रॉफिन्स होती हैं ये काइटिन बाइंडिंग डोमेन एंड 6, 8, 10, 16 रेजिड्यू दैट कैन फॉर्म डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ये सब मिलके क्या बनाती हैं? पेरिट्रॉफिन्स बनाती हैं। काइटिन भी होता है, 16 रेजिड्यूज भी होते हैं, उनके बीच में डाइसल्फाइड्स बॉन्ड्स भी होते हैं। तो ये सब मिलके एक प्रोटीन बनाते हैं, उसका नाम है पेरिट्रॉफिन। अब स्पेशलिटी क्या है इन चीज़ों की? तो स्पेशलिटी में आर मोटिव लैकिंग इन अ पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन विच इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एक्सोस्केलेटन प्रोटीन्स। इसका मतलब है तुम कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि ये काइटिन या फिर हाँ, ये जो काइटिन है ये हमारा एक्सोस्केलेटन का है और ये काइटिन हमारे पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन का है। तो कैसे इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट होता है? तो वो डिफ्रेंशिएशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ आर मोटिव। तो डिफरेंट डिफरेंट मोटिव्स होते हैं। अगर प्रोटीन्स की फैमिली पढ़ोगे तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के मोटिव्स दिखते हैं। तो ऐसा ही एक डिफरेंस बेसिस है आर मोटिव्स का। तो जो भी तुम्हारी पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन्स होंगी उनमें ये आर मोटिव प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन जो एक्सोस्केलेटन्स की प्रोटीन्स होती हैं उनके अंदर आर मोटिव प्रेजेंट होता है। तो ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, इसीलिए पेरिट्रॉफिक की प्रोटीन्स को स्पेशली पेरिट्रॉफिन्स कहते हैं। याद रखना, इट हैज़ द एब्सेंस ऑफ आर मोटिव। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि क्या इसका काम है या फिर क्या करवाती है। तो जो पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन है वो सिमिलर है सीव के, मॉलिक्यूलर सीव। मॉलिक्यूलर सीव मतलब जो छोटे मोटे मॉलिक्यूल्स को एकदम फिल्टर करके पास करवाती हो। ठीक है, किसी पर्टिकुलर साइज वाले मॉलिक्यूल को पास करने देगी, बाकियों को वहीं पे स्टॉप कर देगी। तो इन लार्वल लेपिडोप्टेरा ये क्या करती है? सिर्फ जिनका डायमीटर 21 to 29 नैनोमीटर्स है ऐसे मॉलिक्यूल को ही परमिट करती है। दूसरा, ऑर्थोप्टेरा में 24 to 36 नैनोमीटर के लिए ये परमिएबल है। लाइकवाइज परमिएबल टू इनऑर्गेनिक आयंस, स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक शुगर एंड अमाइनो एसिड्स, पेप्टाइड्स एंड स्मॉल प्रोटीन्स। लेकिन लिपिड्स हुआ, लार्ज प्रोटीन्स हुआ एंड पॉलीसेकेराइड्स के लिए ये बिल्कुल भी परमिएबल नहीं है। याद रखना, पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए है, इनऑर्गेनिक आयंस के लिए है, बट लिपिड्स, लार्ज प्रोटीन्स और पॉलीसेकेराइड्स के लिए ये बिल्कुल भी परमिएबल नहीं है। इसीलिए इसको एज अ मॉलिक्यूलर सीव डेजिग्नेट किया जाता है इन द इंसेक्ट बॉडी। ठीक, अब तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन्स होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं। तो इंसेक्ट में पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन 2 टाइप की होती हैं। तो इनके नाम ही क्या हैं, कोई ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं। इनके नाम ही है टाइप 1 एंड टाइप 2। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन ये आता है, रिसेंटली मैंने एक पेपर दिया था उसमें उन्होंने पूछा था कि टाइप 2 जो पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन होती हैं सीक्रेटेड थ्रू विच पार्ट ऑफ द इंसेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन उसमें आया था। तो देखो, जो टाइप 1 होती है तो क्योंकि वो पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन बनी कहाँ है? मिडगट में बनी है। तो प्रोड्यूस बाय द एंटायर लेंथ ऑफ मिडगट, पूरी की पूरी मिडगट ही पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन जो टाइप 1 वाली होती है उसको सीक्रेट करने का काम करती है। लेकिन जो टाइप 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं वो कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ के थ्रू प्रोड्यूस की जाती है और उन टिश्यूज़ का नाम क्या है? कार्डिया है। ठीक है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू का नाम कार्डिया है और ये कार्डिया कहाँ प्रेजेंट होती हैं? सिर्फ एंटीरियर मिडगट की साइड को प्रेजेंट होती है, पोस्टीरियर में नहीं होती, सिर्फ एंटीरियर में प्रेजेंट होती है। जबकि जो टाइप 1 वाली होती हैं वो होल मिडगट के थ्रू, एंटीरियर पोस्टीरियर बोथ, पूरी मिडगट के थ्रू इनको रिलीज़ किया जाता है। ठीक है, अब जो टाइप 1 होती हैं ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर याद कर लेना, कोलियोप्टेरा, ब्लेटोडिया, एफिमेरोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा, ऑर्थोप्टेरा, लार्वल लेपिडोप्टेरा, इन सब में टाइप 1 टाइप की मिलती है। लेकिन डर्मेप्टेरा, आइसोप्टेरा, लार्वल डिप्टेरा में तुम्हें क्या मिलता है? टाइप 2 टाइप का मिलता है। ठीक है, अब तीसरी बात इसमें, तो यहाँ पे जो टाइप 1 वाली है
तो ये पूरे मिडगट में क्या है, यूनिफॉर्म नहीं होती कि एंटीरियर ने भी उतना ही सीक्रेट किया, मिड ने भी उतना ही सीक्रेट किया, पोस्टीरियर मिडगट ने भी उतना ही सीक्रेट किया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म नहीं है, तो ये कैसा प्रोड्यूस करता है, पैच में प्रोड्यूस करता है। जब इनिशियली ये प्रोड्यूस हो रही होती है ये मेम्ब्रेन, तो ऐसे पैच में मेम्ब्रेन आती हैं, ठीक है, कहीं से भी ऐसे पैच में आएंगी और धीरे 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 ये क्या करेंगे, ये पैच बड़े होंगे। तो पैच बड़े होने के साथ साथ क्या करते हैं, ये आपस में ये सब के सब ज्वाइन कर लेते हैं, तो जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमारी कंप्लीट पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सो एन एक्टिवली फीडिंग लोकस्ट अ न्यू लेमिना प्रोड्यूस अबाउट एवरी 15 मिनट्स। सो पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन बिकम्स मल्टी लैमिनार। अब इसके भी मॉडिफिकेशंस हैं। तो बेसिक मॉडिफिकेशंस तो ये है कि ये पैचेस के फॉर्म में आएगा, पैचेस के फॉर्म धीरे धीरे बड़े होंगे और अल्टीमेटली वो सब एक दूसरे को ज्वाइन करके एक लेयर बना देंगे। लेकिन लोकस्ट में क्या होता है कि हर 15 मिनट बाद जैसे ही वो फीड करेगा, मतलब अभी सपोज दैट वो अपने फूड पे फीड कर रहा है, तो इस एक्टिव फीडिंग के 15 मिनट बाद एक नई क्या बनेगी, पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन बनेगी। अगेन उस 15 मिनट के दोबारा 15 मिनट बाद दोबारा एक पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन बनेगी। सपोज दैट ये बनी, अगले 15 मिनट बाद दोबारा ये बनी, अगले 15 मिनट बाद दोबारा ये बनी, अगले में दोबारा ये बनी। तो इसमें कैसी पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन होती है, मल्टी लैमिनार होती है, ठीक है। ऐसी तो सिंगल लेयर होती है हमारी पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन, लेकिन एक्सेप्शन याद रखना, लोकस्ट में ये मल्टी लेयर होती है, ठीक है। अब जैसे जैसे अब मल्टी लैमिनार बन गई, ठीक है, अब इतनी मोटी वो पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन का काम करेगा क्या, एक तो इससे वेट बढ़ जाएगा, किसी ना किसी माइक्रो लेवल पे तो वेट बढ़ेगा ही ना। तो फिर ये क्या करता है इतनी सारी लैमिनास का, ठीक है। अब इतने सालों तक लोकस्ट रहता है, तो हर बार जितनी बार वो फीड कर रहा है उतनी बार अगर उस पर इतनी सारी लैमिनास बनती जाएंगी, तो फिर ऐसे में तो उसका मिडगट तो रप्चर हो जाना चाहिए था, है ना। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो ये इनर वाली लैमिना है ये, ठीक है, जैसे ही फूड इसके अंदर आया, मिडगट के अंदर आया, इस इनर वाली लैमिना को उसी फूड के साथ पीछे की तरफ को भेज दिया जाता है, ठीक है। एंड मोर लैमिना प्रोड्यूस्ड, और जैसे ही ये पीछे की तरफ को जाती है, यहाँ आगे दोबारा से आ जाती हैं। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। एक बार मल्टी लैमिना बन गया, उसके बाद जब फूड का डाइजेशन स्टार्ट होता है, तो इनर वाले को फूड के साथ पीछे की तरफ को भेजा जाएगा और आगे से दोबारा से लैमिना प्रोड्यूस की जाएंगी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो तुम्हारा डिस्टल पार्ट होता है, क्योंकि बन तो यहाँ रही थी ना, बन तो यहाँ रही थी, तो उसका अगर तुम मिडगट देखोगे तो उसके मिडगट में क्या होता है, थिक पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन होती है, और जो एंटीरियर मिडगट होता है वहाँ पे थिन पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन होती है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो अपनी इनर वाली मेम्ब्रेन को पीछे की तरफ को क्या कर रहा है, धक्का मार रहा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा लैमिना इकट्ठा हो गई, यहाँ पे नई बन रही है तो यहाँ पे कम लैमिना है। तो पीछे वाला मिडगट थिक होता है और आगे वाला मिडगट में क्या होती है, जो पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन होती है वो थिक होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको याद रखना, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी डिफरेंस है। जो मोनो और ओलिगोफिगस होते हैं, इसका मतलब जो क्या करते हैं, एक सिंगल स्पीसीज पे फीड कर रहे होते हैं या फिर बहुत नैरो और होस्ट रेंज है उनका, तो उनमें जो पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन होती है वो बहुत थिन होती है, ज़्यादा मोटी नहीं होती है। लेकिन जो पॉलीफेगस होती है उनमें क्या होती है, थिकर होती है और टफर होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो मोनोफेगस होगा वो तो बहुत सालों से क्या कर रहा है, उसी होस्ट पे फीड कर रहा है, लाइक राइस स्टेम बोरर है तो वो राइस पे ही फीड कर रहा है, तो उसका मिडगट का जो इन्वायरमेंट होगा मोस्टली वो एक्लेमेटाइज हो चुका होगा, जो भी राइस से पेप्टाइडेज निकलते हैं या फिर जो भी मॉलिक्यूल्स आता है उन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे थिन इन्वेलप होती है, क्योंकि अभी तक उसकी मशीनरी जनरेट हो चुकी है। लेकिन जो पॉलीफेगस होते हैं, पॉलीफेगस का मतलब वाइड होस्ट रेंज, तो वो कभी भी किसी पे भी फीड कर सकते हैं। तो उन्हें हर एक नए इन्वायरमेंट के लिए क्या करना है, अपने को सुटेबल बनाना है कि अगर मैंने इस प्लांट पे खाया तो मुझे इतना डैमेज ना हो, ठीक है। तो इसके लिए इनकी जो पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन होती है वो बहुत थिकर बनाई जाती है और बहुत टफ भी बनाई जाती है। नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन। सो सबसे पहला काम जो सबको पता होता है कि ये क्या करती है, एक्ट एज अ बैरियर, एक बैरियर बना के रखती है ताकि मिडगट की वॉल्स को कोई एब्रेशंस ना हो सके, है ना। सेपरेटिंग द मिडगट सेल्स फ्रॉम द इंजेस्टिंग फूड्स, उस फूड को एकदम एक ही कैविटी में बांध के रखती है। दूसरा, प्रोटेक्ट गट वॉल फ्रॉम द डैमेज, ठीक है।
दूसरा, ऑल्सो सेपरेट्स गट ल्यूमेन इंटू 2 कंपार्टमेंट। अब ये 2 कंपार्टमेंट में इसको चेंज करती है। ऑब्वियसली अगर कोई लैमिना बनेगी तो वो क्या करेगी, ये सपोज दैट मिडगट थी, ये सपोज दैट ये मिडगट है, ये पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन है और ये मिडगट की सेल्स हैं, तो 2 कंपार्टमेंट बन गए। एक कंपार्टमेंट बना ये और एक कंपार्टमेंट बना हुआ है ये, ठीक है। तो एक बनता है एंडो पेरिट्रॉफिक स्पेस, एक बनता है एक्टो पेरिट्रॉफिक स्पेस, ठीक है। जो एंडो पेरिट्रॉफिक स्पेस होता है वो पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन एंड द मिडगट सेल्स के बीच में होता है। जो एक्टो पेरिट्रॉफिक स्पेस होता है वो गट ल्यूमेन के पास होता है, ठीक है। जो गट ल्यूमेन में बनेगा वो एक्टो बनेगा, जो उसमें बनेगा वो एंडो बनेगा। अब इन दोनों का काम क्या है, जैसे ये कंपार्टमेंट बने, एक एक्टो बना एक एंडो बना, तो ये डिफरेंट एंजाइमिक एक्टिविटीज़ करवाती हैं। कुछ पर्टिकुलर एंजाइम्स होते हैं जो सिर्फ एक्टो में ही प्रोवाइड किए जाते हैं, कुछ पर्टिकुलर एंजाइम्स होते हैं जो सिर्फ एंडो में ही प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ठीक है। जैसे एंडो में ब्रेक डाउन हुआ फिर उनको एक्टो में भेजा जाता है, या फिर जो एक्टो में ब्रेक डाउन नहीं हो पाते हैं उनको एंडो में भेजा जाता है, जिसकी वजह से एक तो कॉन्करेंट फ्लो चलता रहता है ना, एक छोटा करके दे रहा है उसको दूसरा और छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर दे रहा है, तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जहाँ पे एक काम करना था गट ल्यूमेन, वहाँ पे 2 काम कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा इसकी क्या बढ़ जाती है, एब्जॉर्प्शन की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है इस पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन के होने की वजह से। अब तीसरा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसका काम क्या है, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम सेवरल पैथोजन, ठीक है। ये पैथोजन की एंट्री के लिए भी बैन करने का काम करता है। तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अमेरिकन फॉल ब्रूड इन हनी बी। अब अगर हमें पता हो तो जो ये फॉल ब्रूड होता है ये मोस्टली किसको अफेक्ट करता है, ये करता है यंग लार्वीज को, ठीक है। ओल्ड लार्वीज अगर होंगी तो जैसे जैसे उनकी एजेस बढ़ती जाती है लार्वी की, वैसे वैसे वो क्या होते जाते हैं, रेजिस्टेंट होते जाते हैं। अमेरिकन फॉल ब्रूड के लिए पढ़ते हैं ना, यंग लार्वी को ही अफेक्ट करता है। ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? तो इसका रीज़न ये है कि जब तक यंग लार्वी होता है, अभी 1 या 2 दिन का लार्वी है, तो हनी बी में जो लार्वी होता है उसकी वो पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन डेवलप नहीं होती है। अगर पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन डेवलप नहीं होगी तो कोई भी पैथोजन आके ईजिली मिडगट सेल्स पे बाइंड कर सकता है ना। तो तुमने पढ़ा होगा रोपीनेस आती है, पूरा डाइजेस्टिव फ्लूइड जैसा आता है उसके अंदर। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो मिडगट की सेल्स पे बाइंड करके उसको लीक करवाने का काम करते हैं, ठीक है। वहाँ सेप्टिसीमिया काम करवाते हैं वो मिडगट पे। जब तक उसकी कोई प्रोटेक्टिव लेयर ही नहीं है तो ईजिली वो सेल्स पे डैमेज कर जाएगा। इसीलिए यंग लार्वी ससेप्टेबल होती हैं अमेरिकन फॉल ब्रूड के लिए, और ओल्ड लार्वी रेजिस्टेंट होती है क्योंकि ओल्ड लार्वी में जो पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन होती है वो डेवलप्ड हो चुकी होती है, जिसकी वजह से वो मिडगट एपिथेलियम पे एक्सेस नहीं ले पाते हैं। अगर वो मिडगट एपिथेलियम तक नहीं पहुंच पाएंगे तो वो उनका सेप्टिसीमिया कॉज ही नहीं होगा, है ना, और अमेरिकन फॉल ब्रूड नहीं होगा। तो याद रखना ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन का वर्किंग का, ठीक है। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन का काम। अब ये बहुत सारे इंसेक्ट में ये एब्सेंट भी है, लाइक एडल्ट मॉस्किटोज़ की अगर हम बात करेंगे, है ना, उनमें एब्सेंट है एक्सेप्ट आफ्टर ब्लड मील इंजेस्टेड फीमेल। तो एडल्ट मॉस्किटोज़ में तब तक तो नहीं होती है, लेकिन जैसे ही वो ब्लड मील को खा लेगी उसके बाद उसमें क्या बनने लग जाता है, जो ये पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन है इसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लाइकवाइज एडल्ट लेपिडोप्टेरा में ये एब्सेंट हो जाती है, ठीक। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन के, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना है एक बार। मैंने कोशिश की है कि पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन के बारे में जितना है मैं आपको बता सकूं। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट योर डाउट एंड द थैंक यू फॉर वॉचिंग।